मैं प्रोफेसर ममता, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ से। आज मैं आपको भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता से पूर्व किन चरणों में हुआ उसके बारे में आपको बता रही हूँ। भारत एक प्राचीन देश है जो कि एक धनी देश कहलाता है। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। भारत की जो सभ्यता है सबसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता के अंतर्गत इसमें यूनान और मिस्र, रोम की सभ्यता भी आती है। अगर हम इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाए कि जो यूनान में शारीरिक शिक्षा थी वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, लेकिन भारत की सभ्यताओं में यूनान की सभ्यता भी मिक्स है या देखी गई है, तो शारीरिक शिक्षा का तो इतिहास भारत में बहुत ही प्राचीन रहा है। सभ्यता समय समय से एक लगातार उन्नति के रास्ते पर शारीरिक शिक्षा यहाँ चलती रही। बहुत से विदेशी आक्रमण हमारे भारत पर हुए, जिनके चलते चलते शारीरिक शिक्षा का प्रभाव कभी कम कभी ज्यादा रहा है। लेकिन ये देखा जाए तो कि भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जो हमें अवशेष मिले, इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन जिन खुदाई में हमें सिक्के, मूर्तियां मिली, उसमें ये देखा गया था कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन की दृष्टि से या वहाँ उस समय के जो लोग थे वो किन किन क्रियाकलापों में या खेलों में वो व्यस्त रहते थे और मनोरंजन के लिए किन किन साधनों का वो प्रयोग करते थे। हालांकि ये देखा जाए कि जो विदेशी शक्तियां थी उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया और अपनी सभ्यता को हमारे ऊपर लादने की, यानी कि भारत के ऊपर लादने की बहुत कोशिश करी। लेकिन हमारे जो देश के लोगों ने हमारे देश के लोगों ने अपने ऊपर ज्यादा उन चीजों को हावी नहीं होने दिया और विदेशी जो शक्तियां हैं उनको ही अपने अंदर समाहित कर लिया और भारत की जो संस्कृति व सभ्यता में आकर शासकों की सभ्यता भी उसी तरह समाहित होती चली गई। शारीरिक शिक्षा काफी प्राचीन समय से यहाँ भारत में किसी न किसी रूप में देखी गई थी कि पहले तो स्वास्थ्य की दृष्टि से या मनोरंजन की दृष्टि से या अपने शरीर सौष्ठव को दिखाने के लिए शारीरिक शिक्षा का आगमन हुआ। अब जो ब्रिटिश जो आए भारत में, उन्होंने कुछ ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही चतुर और चालाक थे। उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे खेलों का उन्होंने हमारे ऊपर लागू किए, ऐसी शारीरिक श्रमों को हमारे ऊपर लागू किया जिससे शारीरिक रूप से सक्षम ना हो पाए, बल्कि लंबे टाइम तक वो हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे। लेकिन उन्होंने जर्मन नीतियों को ऐसा अपनाया जिससे कि शारीरिक शिक्षा का धीरे धीरे विकास होता गया और ब्रिटिश शासन जो थे वो एक महंगे शौक जैसे पोलो है या क्रिकेट है, ऐसे खेलों में इंटरेस्ट रखते थे। वो मनोरंजन के रूप में उनको खेला करते थे, जिससे वो जो हमारे भारतीय थे उन खेलों को भी धीरे धीरे सीखने लगे। लेकिन जो प्राचीन जैसे कुश्ती था, कबड्डी था, खो खो था, चेस था, इन जो परंपरागत खेल थे उनकी जो जड़ें थी वो बहुत ही मजबूत थी। मलखम था, तीरंदाजी थे, ये बहुत सारे ऐसे खेल थे जिन्हें हम पहले से ही खेलते आ रहे थे। तो शारीरिक रूप से भारतीय जो इन खेलों को खेलने में सक्षम रहे और नए खेलों को आत्मसात करने के लिए भी प्रेरित रहे। स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा का 5 भागों में हम उनको विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। एक प्राचीन काल, सभ्यताओं का काल कहलाता है। दूसरा वैदिक काल, जिसमें वेदों का उल्लेख है। उन वेदों में हमें कौन कौन से खेल उन वेदों से हमें ये पढ़ने के बाद पता चला कि उस समय के जो लोग थे वो इन खेलों को खेलते थे। और दूसरा महाकाव्य काल, जो कि एक अलग अलग टाइम में था, जिसमें रामायण और महाभारत काल को देखेंगे हम। ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व और ब्रिटिश शासनकाल के बाद जो
प्राचीन काल था वो सभ्यताओं का युग कहलाता है, जिसमें सभ्यता की दृष्टि से हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिला कि इस सभ्यता सबसे जो पुरानी मोहनजोदड़ो की और सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला है। उनसे ऐसा प्रमाण मिला कि जो हमें खुदाई में मूर्तियां मिली या सिक्के मिले या तस्वीरें मिली या जो साक्ष्य हमें मिले, उनसे ये पता चलता है कि शारीरिक जो शिक्षा थी वह दैनिक कार्यों मनोरंजन के तौर पर हमें खेली जाती, जिसमें नृत्य करती हुई जो लड़कियां थी वो एकल और समूह में उनकी तस्वीरें हमें मिली। और सामूहिक नृत्य फव्वारा जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में हमें ये पता चला कि जो मोहनजोदड़ो है वहां पर एक तालाब स्नानागार मिला और उसके सामने ही अलग अलग फव्वारे के तौर पर, मतलब जो स्विमिंग करने से पूर्व और स्विमिंग करने के बाद गर्म पानी से शरीर को नहाने के काम आता था। दूसरा मुक्केबाजी, पासे और जानवरों की लड़ाई, उस समय ये प्रमुख खेल खेले जाते थे। अब उन जो स्नानागार मिले उनसे हमें इस बात का आभास होता है कि यहाँ स्विमिंग पूल मौजूद थे, जो कि उस समय के जो लोग थे वो स्विमिंग तैराकी करने के शौकीन थे, जो कि व्यायाम की सबसे अच्छी चीज, वजन कंट्रोल अगर करना हो तो स्विमिंग सबसे अच्छा साधन माना जाता था। दूसरा आया वैदिक काल। वैदिक काल में जब आर्य आए तो आर्यों के आगमन का जो समय कहलाया वो वैदिक काल कहलाया। इस दृष्टि से कहा गया कि इसमें वेदों का वर्णन मिलता है। वे यहाँ इस समय के जो लोग थे वो हष्ट-पुष्ट थे और ताकतवर थे। जानवरों का जो मांस था उस समय नहीं खाते थे, वो पशुपालन में लिप्त होते थे, पशुपालन और शाकाहारी होते थे। ताकतवर होने के साथ साथ वो झगड़ालू थे और उस समय घुड़सवारी और रथ दौड़, निशानेबाजी ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि अपने अच्छे शरीर को मजबूत करने के लिए तलवारबाजी और ये रथ दौड़, धनुर्विद्या, निशानेबाजी, ये इस समय के जो लोग थे वो करते थे। और ये देखा गया कि सूर्य नमस्कार इस युग में सबसे पहली बार देखने को मिला कि जो धार्मिक जो कार्य होते थे, अनुष्ठान जो किए जाते थे, उनमें ये सबसे पहले इस धार्मिक अनुष्ठान के रूप में सूर्य नमस्कार को पहले किया जाता था। इस समय शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। तीसरा युग आया महाकाव्य काल। महाकाव्यों को दो पीरियड में हमने बांटा है, एक रामायण काल और महाभारत। रामायण काल में शिकार खेलना बहुत प्रसिद्ध था। तीरंदाजी, तलवारबाजी, गदा चलाना, भाला फेंकना, इसमें प्रचलन था। कुश्ती, तैराकी और नृत्य का भी बहुयात इसमें वर्णन देखने को मिलता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी जो थे वो योद्धा के रूप में जैसे वीर हनुमान और सुग्रीव और अंगद, मेघनाथ और शत्रुघ्न, रावण हुए, जो अपनी अपनी विद्याओं के लिए वो निपुण माने गए। उससे अगला काल आता है महाभारत, जो काव्य कहलाता है। इसे रामायण के जस्ट बाद का जो काल है वो महाभारत काल कहलाता है। इसमें शरीर सौष्ठव को बहुत प्रमुखता दी जाती है। शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत कसरत की जाती थी, मेहनत किए जाती थी। अखाड़े में जो उस समय के लोग थे वो अपने आप को मुद्गल चलाना, जैसे एक मुद्गल लकड़ी का एक प्रारूप होता था, उसके साथ वो पहलवानी करते थे। और चौपट जो था, जो चेस का वर्जन हुआ है, चौपट इस समय में बहुत प्रसिद्ध खेल था, जो कि शतरंज के रूप में कहते हैं कि इसी युग में शतरंज का उद्भव हुआ, जो कि ये इसका जो उद्भव है भारत को ही माना जाता है और आपने जन्मदाता भी भारत को ही माना। इस समय खेलों में रथ चलाना और कुश्ती, तीरंदाजी, गदा चलाना और चक्का फेंकना। एक बार देखा गया इसमें कि जो श्री कृष्ण थे वो सुदर्शन चक्र का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो सुदर्शन चक्र था वो डिस्कस थ्रो का आगे जाकर डिस्कस थ्रो के रूप में वो परिवर्तित हुआ।
इस काल के खिलाड़ी हैं, इस काल में जैसे खिलाड़ी हुए अर्जुन, कर्ण, नकुल, सहदेव, द्रोणाचार्य, बलराम और शकुनी और युधिष्ठिर आदि प्राणायाम में निपुण थे और भीष्म का भी यहाँ वर्णन आता है। ब्रिटिश काल से पूर्व जो था, सबसे पहले हिंदू काल आया। इस महाकाव्य के जो बाद आया वो हिंदू काल आया। इसमें क्या थे, जो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और राजाओं के बीच परस्पर लड़ाई हुआ करती थी। अब लड़ाई को जीतने के लिए, छोटे छोटे राज्यों को जीतने के लिए सबसे जरूरी होती है सेना। सेना में प्रशिक्षण के लिए शारीरिक शिक्षा का उपयोग या शारीरिक शिक्षा के नियमों का उसमें पालन किया जाता था और अच्छी सेना की जरूरत के लिए आवश्यकता थी, जिसमें शारीरिक कौशल, तीरंदाजी, धनुर्विद्या और भाला फेंकना बहुत प्रचलन में था। कर्ण जो जाति व्यवस्था की जो सूत्रधार ब्राह्मण थे, उनकी आवाज उनके विरुद्ध उठने लगी और जिसमें महावीर गौतम बुद्ध और महावीर जी का नाम आया, जिससे कि उनके सिद्धांतों का, उनके जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो लोगों पर बहुत, जन सामान्य पर बहुत पड़ने लगा, उसका प्रभाव छोड़ने लगा। आम आदमी का जो प्रभाव है वो लड़ाई झगड़े से हटकर वो शांत प्रवृत्ति के लिए माना जाने लगा। ये माना जाता है कि शांत प्रवृत्ति के लिए उन्हें योगा, प्राणायाम को अपनाया गया। उसके बाद जो गुप्त वंश में मौर्य व गुप्त वंश के शासकों ने यहाँ पर आकर कब्जा किया, इन जो शासकों में शारीरिक शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में वो रुचि लेते थे और जानवरों की लड़ाई का यहाँ वर्णन हमें मिला कि जो मनुष्य जो था वो जानवरों की लड़ाई के लिए जानवरों से लड़ाई करता था और कुषाण काल में कलाकृतियों का जो शेर के साथ वो जो तस्वीरें दिखाई हैं वो इस बात का चित्रण है या वर्णन हमें मिलता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय जो मनुष्य था वो जानवरों के साथ युद्ध करता था और 31 तरीके युद्ध करने के, हमें शिकार करने के उसमें हमें बताए गए। इसी बीच तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और शारीरिक शिक्षा को एक व्यवस्थित रूप मिला, जहां पर हमें शारीरिक शिक्षा को सुव्यवस्थित तरीके से अपनाया गया और 10 तालाबों का वर्णन है। वो इस बात का प्रतीक है कि शारीरिक श्रम और व्यायाम को विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन मिला। इसके बाद भारत में राजपूतों को शासन होने लगा। राजपूत जो थे सैनिक प्रशिक्षण पर बहुत जोर देते थे और गुरुकुल पद्धति यहाँ प्रचलन थी। यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का वर्णन किया, जो कि धर्म कर्म की शिक्षा दी जाती थी। जो रामदास जी हुए, उन्होंने शारीरिक शिक्षा को पहचान कर और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का यहाँ पर बहुत जोर दिया और ये बात कहा गया कि जिम्नेजियम की भी स्थापना यहाँ होनी चाहिए और जिम्नेजियम की स्थापना भी की गई। संगीत और नृत्य की शिक्षा भी दी जाती थी। घुड़सवारी, लड़कियों को भी शारीरिक प्रशिक्षण दिए जाते थे, जिससे निशानेबाजी, तीरंदाजी बहुत प्रचलित थी। मुगल काल में जो थे, मुगल काल के जो शासक जितने भी थे, उन्होंने जो हिंदू राजा थे जो शासन कर चुके थे, उनकी बातों को ज्यादा महत्व न देकर उन्होंने शारीरिक क्रियाओं को अनदेखा किया और अनदेखा करने के बाद एक अकबर ही एक ऐसे राजा हुए या शासक हुए जिन्होंने शारीरिक शिक्षा पर बल दिया। शारीरिक शिक्षा की परंपराओं और परंपराओं को आगे कंटिन्यू किया, लगातार किया और उसके बाद जहांगीर आए। जहांगीर के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आए, जिसने शारीरिक शिक्षा को विकसित किया। और मुगलों में एक शासक थे जो वो खेलों में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, इन पर उनको आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम को लगातार कंटिन्यू रखा और 200 वो कहते थे कि जो अकबर थे वो चेस के बहुत शौकीन थे और 200 खिलाड़ियों को एक साथ चुनौती दे सकते थे। वो इतने पारंगत थे, वो इतने निपुण थे कि 200 आदमी एक तरफ और वो एक तरफ। उन्होंने 25 खेल का उन्होंने बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने इस चुनौतियों को स्वीकार करा और इस खेल को बढ़ावा दिया। और उन्हें कबूतरबाजी का बहुत शौक था और 200
कबूतरों को उन्होंने पाला और कबूतरबाजी, जो कि ये कहा जाता है कि जो सर्वाइकल जो डिजीज होती हैं, अगर वो किसी चीज से नहीं होती तो कबूतर जो उड़ाने का कार्य है वो आज भी इस बात का प्रतीक है कि जो हमारी गर्दन है वो कबूतर अगर उड़ते हैं, हम उनको लगातार देखते रहे तो हमारा सर्वाइकल ठीक रहता है। जहांगीर वो खेल प्रेमी थे, उनके साथ शतरंज बहुत लोकप्रिय था और कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी का बहुत शौक था। उनको कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी घोड़े से गिरकर ही हुई थी। तो इस युग में खेल, कुश्ती, मुक्केबाजी, कबूतरबाजी, चौगान, चौपट, शतरंज आदि जानवरों की लड़ाई, पुरुषों की लड़ाई, शिकार करना ये बेहद महत्वपूर्ण था। इसके बाद ब्रिटिश काल आता है। ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर 200 वर्ष शासन किया और लंबे समय तक हमारे ऊपर शासन करके, विशेषकर शारीरिक शिक्षा के संबंध में कहा जाए तो वो लगातार हमारे ऊपर शासन करने के साथ साथ हमारी जो परंपरागत खेल थे उन्होंने उनको ज्यादा उसको बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन अपने जो खेल थे कुलीन स्तर के जो खेल थे जैसे पोलो है और क्रिकेट है, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। और जो अंग्रेज से बहुत चालाक किस्म के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हम शारीरिक दक्षता में फिट रहेंगे, पारंगत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम अंग्रेजों को बाहर निकालने में सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने खेलों को थोपने की कोशिश करी गई, लेकिन भारतीय क्या थे, भारतीयों ने अपने खेल परंपरागत रूप से छोड़े नहीं, उनको भी जारी रखा और नए खेलों को सीखने के लिए वो तत्पर रहे और उनको भी अपने अंतर्गत अपने खेलों के साथ उन्होंने सीखे। और इस युग में अस्त्र शस्त्र चलाने का जो विद्या थी उसको भी वो सीखते रहे। वर्तमान समय में जो अंग्रेज थे, आउटडोर खेलों के साथ क्रिकेट, हॉकी, जो फुटबॉल है वो भी खेला करते थे। प्रारंभ में अंग्रेज ही खेलते थे, परंतु ज्यादा समय यहाँ रहने के कारण वो धीरे धीरे लोग यहाँ भी वो लोकप्रिय हो गए। वर्तमान समय में जो ब्रिटिश थे, आधुनिक जो खेल थे अंग्रेजों की ही देन है। इसमें उन्होंने व्यायामशाला बनाई, ग्रामीण खेल मंडलों, अखाड़ों का निर्माण किया और जैसे स्वतंत्रता के बाद एक वो स्थानीय खेलों को उन्होंने रुचिकर बनाया और अपने खेलों के लिए व्यायामशालाओं की स्थापना करी, जिम्नेजियम का निर्माण करा और जिम्नेजियम के अंतर्गत ही चाहे वो छोटे खेलों, चाहे व्यायाम जैसे वॉलीबॉल है या कुश्ती है, कबड्डी है, मुक्केबाजी है, इन खेलों का भी प्रचार प्रसार होने लगा। और जब इन खेलों का प्रचार प्रसार हुआ तो राष्ट्र प्रशिक्षण के माध्यम से तो लोग एकत्रित हुए तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि अंग्रेजों के ठीक विपरीत उन्होंने एक रणनीति तैयार करी ताकि अंग्रेज यहाँ ज्यादा समय तक ना टिके और उन्होंने स्वदेशी खेलों को अपनाना शुरू करा और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने की एक मुहिम जो चलाई। और उन्होंने 1914 में जैसे HVPM मंडल, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई। SC बक है 1920 में, उन्होंने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई। तो उन्होंने इसके जरिए अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे लिए जिम्नेजियम और उनका निर्माण हुआ वो एक तरीके से हमारी शारीरिक शिक्षा की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे मजबूत हो गई। और इनका श्रेय वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से यही जाता है कि जर्मन नीतियों को अडॉप्ट करके भारत में एक शारीरिक शिक्षा को नया आयाम मिला। इसी के बाद आज मेरा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। थैंक यू।